अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। एम जे टीवी। बहुत कुछ हो रहा है शाहराह दस्तूर पे। अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट बिल्कुल इसके बगल में बहुत करीबी पड़ोसी हैं, मगर इस वक्त इन पड़ोसियों के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ही करीब में पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया है। और ये वो पार्लियामेंट है जो आइन के अंदर शहरियों की चादर और चार दीवारी को बुनियादी हक करार देती है, और इसी पार्लियामेंट की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी आम खबर, एक्सटेंशन के हवाले से चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने कुछ ऐसी तरदीद की है कि जिसमें तस्दीक भी नज़र आ रही है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि वो अपनी ज़ात के लिए एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो सिर्फ उस वक्त एक्सटेंशन लेंगे और 3 साल की लेंगे अगर तमाम जजों की मुद्दत ओहदा में, यानी उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत में 3 साल का इजाफा कर दिया जाए। तो ये एक दूसरी बड़ी खबर है, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और तीसरी खबर है जो असद तूर साहब के पास है ख़ास तौर पे, और उस पर हम बात करेंगे। फ़ौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ मुलाकात की है। उस मुलाकात का मकसद क्या है, और किसी ज़माने में जो 5th जनरेशन वार थी, उस 5th जनरेशन वार का क्या हुआ, और अब ये कौन सी जनरेशन की जंग है जिसकी तैयारी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। मैं तारफ़ कराता चलूँ, यूँ तो तमाम जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर्स आपके जाने पहचाने हैं। सबसे पहले साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गहरी नज़र रखते हैं। उसके बाद हसनात मलिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं। सोहेल रशीद सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और असद तूर आप सबके पसंदीदा, जो आपके पास हर रोज़ नई नई खबरें लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट पे हमले के हवाले से ही। तो मेरे ख़्याल में जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये एक इंतहाई घिनौना इक़दाम था, और मुबैना तौर पे पार्लियामेंट की लाइटें बंद करके कुछ निकाब पोश जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए, और अरकान पीटीआई के ख़ास तौर पे जो MNS से उनको अंदर से घसीट के बाहर निकाला गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है उस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। कुछ पुलिस के अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम भी बना दी गई है। हसनात मलिक साहब, इसके हवाले से क्या आपके पास इतलात हैं और क्या प्रोग्रेस है, और आप इस हमले को कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा ख़्याल है कि किसी तरह भी ये काबिल कबूल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी दौर में अदलिया का जब मुक़तदरा के करीब थी, तो यही कुछ होता था दूसरे इदारों के साथ। अब पार्लियामेंट में क्योंकि एक पीटीआई का यही है कि जी फार्म 45 से हम जीते पंजाब में, सिर्फ 19 सीटें हैं नून लीग की। अब 19 सीटें अगर बकौल पीटीआई की ये बात सच है और वो पार्लियामेंट को चला रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और नवाज शरीफ साहब ने अगर 45 साल की सियासत करके साउथ एशिया के सबसे पुराने सियासतदान होके इन चीज़ों को इंडोर्स करना है, तो फिर क्या करें? आसिफ जरदारी साहब 15 साल जेल में रह के, और यही इन जो हरकतों को अगर वो इंडोर्स करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लेकिन वो इंडोर्स तो नहीं कर रहे हैं सच। नहीं, देखें, ये इंडोर्समेंट है जो कुछ किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी सदर हैं। ये तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है कि जिस तरीके से किया गया। और क्योंकि साकिब बशीर कल मौजूद थे जब रिमांड 8 दिन का दहशतगर्दी के केसेस में दिया गया, उन केसेस की डिटेल भी नहीं मालूम, क्या मालूम। और वो जज जो है वो गलबन जिनके सामने पेश किया गया, उनका ऑर्डर भी रिटर्न अभी पता साकिब नहीं। बशीर साहब, क्या अपडेट है कि जिन पीटीआई के MNS को मुबैना तौर पे कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर से घसीट के निकाला गया, गिरफ़्तार किया गया, उनको मातहत अदलिया ने भी 8 दिन के रिमांड पे दे दिया है, और वहाँ पे किस किस्म की बहस हुई, गुफ्तगू हुई? कल 9 MNAs थे, 34 PTI के रहनुमा थे और एक शुएब शाहीन थे। तो 9 का ताल्लुक पार्लियामेंट के बाहर या अंदर से गिरफ्तारी के साथ था। इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं तकरीबन 5 या 6 FIRs हैं। अच्छा, वहाँ पे कोर्ट में जो FIRs पढ़ी गई हैं, उनमें जो तासुर उनसे मिलता है कि एक बनी बनाई कहानी जो है वो डालती है। जिस तरह पुलिस को कहा जाए कि डाल दें इस पे ना,
पिछले दिनों एक कोई बंदा लापता हुआ था, तो बाद में वो पता चला कि उस पुलिस को कहा गया कि डाल दें इस पे, तो पुलिस ने क्लशनकोफ डाल दी। तो इसी तरह इन पे भी वही जो है वो सारा उसका मतन ये बता रहा था। पीटीआई पे अगर इतराज़ात वैसे बनते नहीं हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं कल किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि यहाँ 90 दिन में इलेक्शन होने थे आइन के मुताबिक, वो तो नहीं हुए, वहाँ आइन की वायलेशन हो गई, तो किसी के को ना पूछा ना सुना ना किसी ने कोई बात की। 2 घंटे या 4 घंटे अगर एक पॉलिटिकल जो है वो एक जलसा था, गैदरिंग थी, वो भी आउट ऑफ सिटी थी, तो वो लेट होना कोई बड़ी बात है। फिर भी मान लें कि एनओसी की खिलाफ वर्जी 3 घंटे थी, एक ऑब्जेक्शन, नंबर 2 ऑब्जेक्शन के उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल कुछ तकारीर की हैं। इन दोनों जो ऑब्जेक्शंस थे इनका जिक्र एफआईआर में हमें कहीं नज़र नहीं आया। वहाँ जो केस उनके खिलाफ था वहाँ कहीं नज़र नहीं आया। वहाँ ये था कि फ़लाँ एमएनए ने कोई गन पकड़ी हुई है, फ़लाँ ने कोई बट मारा है, फ़लाँ को लड़ रहा था, फ़लाँ ने फ़लाँ को ज़ख्मी कर दिया पुलिस एहलकार को। तो बनी बनाई कहानियाँ बज़ाहिर उसमें नज़र आ रही थी। और उस पे जो मज़ीद जो काम हुआ वो जुडिशरी, मैं तो हैरान होता हूँ कि 780 का एक तो इस तरह बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, फिर एमएनएज़ आपके सामने खड़े हुए हैं, 8 दिन का फिजिकल रिमांड। अच्छा, पुलिस से पूछ रहे हैं कि आपने क्या रिकवर करना है, हम जी असला रिकवर करना है, ये करना है। पुलिस ने कोई फुटेज कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई इस्टेब्लिश ही कर सके। उन्होंने कहा कि सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था, मीडिया की कोई फुटेज दिखा दें कि पुलिस वालों को हम मार रहे हैं, तो वो कोई चीज़ भी नहीं थी। इसके बावजूद 8 दिन का फिजिकल रिमांड, वो आज चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में, कल उस पर फर्दर जो है वो हियरिंग होगी। सर रशीद साहब, स्पीकर कौमी असम्बली जो कि पार्लियामेंट का कस्टोडियन जिसको कहा जाता है, आइन के मुताबिक वो निगरान होता है पूरी पार्लियामेंट का, उसका जो रद्द-ए-अमल है, इंक्वायरी आर्डर हो गई है और सीसीटीवी कैमरास का जायज़ा लिया जा रहा है, तो इस सारे वाक़े के ऊपर पीटीआई के जो गिरफ़्तार एमएनएज़ हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार हुए, वो उनका तो रिमांड हो गया 8 दिन का, तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई एफआईआर कटवाई गई है नामालूम नकाबपोशों के ख़िलाफ़? अभी तक क्या हुआ है? देखें, अभी तो स्पीकर का बज़ाहिर जो एक्शन है वो ये दिखा रहे हैं कि बड़ा वो फेयर चल रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक तो लोग मुअत्तल कर दिए हैं जो पार्लियामेंट में ड्यूटी पे होते हैं सिक्योरिटी वगैरह की। जो इनिशियल उन्होंने एविडेंस देखे उस पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया है 4 माह के लिए उनको, और मज़ीद इंक्वायरी जारी है। फिर इसके साथ उन्होंने कहा है जी कि इसकी एफआईआर्स भी करवाएंगे और सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी जा रही हैं, और जो पीटीआई के गिरफ्तार लोग जो रिमांड पर भी चले गए हैं, अब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। कल सुबह 11 बजे उनको आप कौमी असम्बली में पेश करें, उनको भी बुलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी मिसिंग है, पार्लियामेंट ने बाज़ाहिर आज जो शो किया जी कि हम सब एक हैं इस मामले पर, और पार्लियामेंट पर हमला हुआ, तो इस्लामाबाद पुलिस किसके अंडर है? वफाकी वज़ीर दाखिला क्या इसी पार्लियामेंट के रुकन हैं? क्या उनको बुलाया गया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस आके कोई जवाब दिया कि मैंने अभी तक, या उनको तो चाहिए था कि पहले, अगर ये सब पार्लियामेंट समझती है कि हमला हुआ है पार्लियामेंट पर, तो पार्लियामेंट के रुकनी वज़ीर दाखिला है, उनकी मातहत पुलिस है, वो तो पहले ही इंक्वायरी करा चुके होते कि भाई ये मामला कैसे हुआ और किस तरह आप वहाँ पहुँच गए, और पूरी रात ये सीन चलता रहा। क्या वो पूरी रात बेखबर थे? वज़ीर दाखिला माइनस बाकी पुलिस के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली की या पार्लियामेंट के जो अंदर लाइटें बंद करने वाले लोग हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और आज तो स्पीकर को मैंडेट भी दिया है साहब ने जी कि आप कोई पार्लियामानी रास्ता भी निकालें कि सियासत में आगे बढ़ने का। तो एक मामला तो इस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन परसों रात को जो सब ये हुआ है उसका फॉल आउट ये हुआ है कि कल एक तरमीम पेश की जानी थी, आईनी इतलात ये थी कि बिल पेश कर दिया जाएगा। परसों शाम को ये जो सारा ऑपरेशन हुआ उससे जो पीटीआई के देखें जो मेन वकला जो फौरी यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच के रोला भी डाल देते हैं कि जी सो मोटो ले जी वगैरह नहीं एकदम हो गया, वो सारे गिरफ़्तार कर लिए गए थे, पेशबंदी भी पूरी थी, सारा मामला क्लियर था। लेकिन कल सुबह नंबर गेम में दोबारा देखा तो बिखर चुके थे। मौलाना का बिलखसूस कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बज़ाहिर उनकी कंसेंट हुकूमत समझ रही थी कि अब हमें मिल गई है उनके साहबजादे के ज़रिए, वो दोबारा खामोश हो गए, तो फिर वो मामला मुलतवी करना पड़ा। तो इस सारे ऑपरेशन का गवर्नमेंट पर भी ये असर पड़ा है कि वो जो डिज़ाइन था बज़ाहिर मुबैना तौर पर कोई कि जी लाया जाएगा और अमेंडमेंट पास कम अज़ कम एक हाउस से करवा ली जाएगी, वो कल उनको डिले करनी पड़ गई है, और अभी मौलाना मान के नहीं दे रहे। असदुर साहब, आपके ख़्याल में ये जो पार्लियामेंट की चादर और चार दीवारी की पामाली हुई है, इसके बुनियादी तौर पे कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? क्या सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, या वो निकाब पोश ज़िम्मेदार हैं जो पार्लियामेंट के अंदर घुसे, या इसका ज़िम्मेदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसने पार्लियामेंट की जिस तरीके से आज तक बेतौकीरी की है, उसके बाद ये मामलात हो रहे हैं? और क्योंकि इससे पहले 2014 में जनरल राइट शरीफ के दौर में पार्लियामेंट पे हमला हो चुका है जिसमें पीटीआई भी बड़ी मुतहरक थी, तो कौन ज़िम्मेदार है आज जो पार्लियामेंट के साथ हो रहा है? क्या इस ऐवान के लीडर जो वज़ीर आज़म हैं वो ज़िम्मेदार हैं?
कि जो आए रोज़ नित नए तरीके ढूंढते हैं यकजान दो कालब होने के लिए। मेरी नज़र में मती भाई इसके ज़िम्मेदार सबसे बड़े स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जो उस शाम गायब थे। शाम 7 बजे से ये विजुअल्स चल रहे थे कि पुलिस पहुंच गई है, घेरा डाला हुआ है, अंदर से फलाना निकल रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाहर एक झमघटा लगा हुआ था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वेयर वॉज द स्पीकर? कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। वेयर वॉज चेयरमैन सेनेट? वो भी अपने हाउस के कस्टोडियन है, ठीक है। कायम मुकाम सदर भी वो बनते हैं। ये 2 लोग कहाँ पर थे उस शाम? कहाँ पर ये गायब रहे कई घंटे के? ये यहाँ पर से जो पुलिस थी और फिर बाद में एजेंसियों वाले प्लेन कपड़ों में आकर चूज़ों की तरह पार्लियामेंटेरियन मुर्गी के परों के नीचे से खींचते रहे और ये गायब रहे। कोई इतला नहीं। अगली सुबह एकदम इनकी आँख खुली, हो ये क्या हो गया, मैं FIR दूंगा, सबको अपने चैम्बर में बुला लिया। अपनी पिछली रात का हिसाब दें पहले, ये कहाँ पर थे। और फिर बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस, ये जो इस्लामाबाद पुलिस की इस वक्त जो क़यादत है, आपको याद होना चाहिए ये लाहौर में थी पिछले साल, और लाहौर में जो कहर नाजिल किया गया, जिस तरह के लोगों के घरों पर रेड हुए सियासी कारकुनों के, और ये सिर्फ रेड नहीं करवाते थे, उनके घरों पर तोड़ फोड़ करवाते थे, ठीक है। इनकी तो प्रैक्टिस ये है। इनको इसका मतलब है इस्लामाबाद जो लाया गया था वो इस्लामाबाद शहर की एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए लाया गया था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए लाया गया था, और वही जॉब इन्होंने परसों रात यहाँ पर की। तो ये सब लोग, ठीक है, सिंपल सी बात है कि इंक्वायरी बड़ी आसान है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी इंक्वायरी ही नहीं। इसी IG को बुलाएं, इसको पूछें कहाँ से तुम्हें अहकामात आ रहे थे ये करने हैं। वो जो प्लेन कपड़ों में आए, वो जो कोरोना के मास्क लगा के फिर रहे थे, पूछें ये किस इदारे से इनका ताल्लुक है, तो सारा पता चल जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब को मैं उनको नहीं समझता जिम्मेदार किसी चीज़ का। वो मेरी नज़र में अब एक SIFC के एक मुलाजिम है, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, वो अपनी पोजीशन नहीं एजर्ट करना चाहता, वो अपने जो उसके अंडर इदारे आते हैं वो उनके सरबराहों की खुशामद में लगा हो, तो उसकी तो हैसियत ख़त्म होगी मती भाई। उससे क्या गिला करना? वो अपने मैंडेट का, अपने ओहदे का एहतराम नहीं करवा सकता, वो मेरी आपकी या पार्लियामेंट की तोकीरी कहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा? उससे मत उम्मीद करें। बिल्कुल सही। तो चलें, मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट के साथ जो हुआ है ये पहली बार तो नहीं हुआ, मगर आज के दौर में जो ये वाक़या हुआ है, इन MNAs को, इन सेनेटर्स को जो आए रोज़ तहरीक एहतिकाक पेश करते हैं कि जी मुझे डिप्टी कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया, मुझे IG पुलिस ने टाइम नहीं दिया, मुझे महकमा तालीम में जो अफसर है उसने मुलाकात का टाइम नहीं दिया, मेरी फ़ोन कॉल नहीं अटेंड की। तो इनके एहतिकाक का वज़ू जो आए रोज़ टूटता रहता था, तो इनके घर में घुस के जो कार्रवाई हुई है इस पे किसी के एहतिकाक का वज़ू नहीं टूटा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज पूरी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के बाहर ह्यूमन चेन बना के खड़ा होना चाहिए था तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को, और ये अलामती तौर पे आवाम को बताया जाता कि ये पार्लियामेंट उनका इदारा है और इस पार्लियामेंट का एक तकद्दुस है। इस पार्लियामेंट का तकद्दुस किसी भी उस फौजी तनसीबात से ज़्यादा है कि जिन तनसीबात पे 9 मई को हमला हुआ और उसके बाद पूरे मुल्क में पकड़ धकड़ शुरू हो गई। ये पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन के तहत यही वो पार्लियामेंट है जो 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, चाहे आइन साजी के ज़रिए हो या कानून साजी के ज़रिए हो। मगर कल जो वाक़या हुआ, जैसा कि असतूर ने कहा और दीगर दोस्तों ने कहा, यकीनी तौर पे ये फार्म 45 की पार्लियामेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये फार्म 45 की पार्लियामेंट होती तो अब तक बहुत से हेड्स रोल कर चुके होते, मगर कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जी, दूसरा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अता तारड़ साहब के हवाले से खबर चल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम लीग जो PTI के MNAs हैं वो कहते हैं रात को अंदर पार्लियामेंट के अंदर हम थे, वो नकाबपोश आए। बल्कि एक MNA कह रहे हैं कि मैं तो जो स्पीकर साहब हैं उनको पैगाम भेजता रहा, हमारे लिए कुछ करें, खाना भेजें या कुछ करें, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और दूसरी तरफ मतलब यह है कि निकाबपोश आए और हमें जो है वो वहाँ से ले गए। अब अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट ये कहे कि अंदर से हुए ही नहीं को गिरफ्तार। इसमें एक बात ऐड कर दूं, अगर अंदर से नहीं गिरफ्तार हुए थे तो शारजीन नाम क्यों इन्होंने मुअत्तल किए हैं, अगर अंदर से नहीं गिरफ्तार हुए थे। और बात फिर मैं एक कहूँगा, स्पीकर कौमी असम्बली एक ऐसा अहदा होता है कि हमेशा वो जब इलेक्ट होता है वो अपनी पार्टी अहदे से
रिजाइन करता है सिर्फ इसलिए अलामती तौर पे कि वो अब सबका स्पीकर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ठीक है। उसने सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना होता, उसने अपोजिशन के लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। वो कहाँ पर था उस रात? बहरहाल जी, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हमें शायद कल मिल जाएं, जब वो रिमांड के पर जो गए गिरफ़्तार जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं, जब उनको प्रोडक्शन आर्डर के नतीजे में असम्बली में जब वो आएंगे तो फिर वो स्पीकर को बताएंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, उनको गिरफ़्तार करने वाले कौन थे और उनको गिरफ़्तार किस जगह से किया गया। तो ये तो एक दिन की बात है। मेरे ख्याल में कल वो असम्बली में जब आएंगे प्रोडक्शन आर्डर पे नतीजे में जो आ रहे हैं तो वो सब कुछ हक़ाइक़ सामने रख देंगे। दूसरी बड़ी बात, हम पार्लियामेंट का तो रो रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की चादर और चारदीवारी पेमाल हुई है, मगर यहाँ पार्लियामेंट के पड़ोस में अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला तरीन अदालत में जो आला तरीन जज हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, वो पहले अपने मुख्तलिफ़ केसों में फ़ैसले दे के तो प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए उन फ़ैसलों की वजाहतें तो करने में मशहूर थे ही, मगर अब उन्होंने जो सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की अपनी एक्सटेंशन की ख़बरों के हवाले से, अब उस गुफ्तगू के ऊपर भी कल रात को अपने सेक्रेटरी के ज़रिए एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि मेरा ये मतलब नहीं था और मेरा ये मतलब था। और वो प्रेस रिलीज़ क्या है और उनका मतलब क्या है, उनका मुख्तसर खुलासा तो यही बनता है कि मुझे 1.5 साल की मुद्दत ओहदा टेन्योर मुकर्रर करने वाली जो आइनी तरमीम अगर कोई होती है जो सिर्फ चीफ़ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर करती है और जिसमें तकरीबन 1.5 साल ही मज़ीद उनको मिलता है, वो मंजूर नहीं है। मुझे तो जो सारे जजों को 3 साल की मुद्दत बढ़ाने की बात है रिटायरमेंट के लिए, मुझे तो वो चाहिए ताकि ये कोई इल्ज़ाम न लग सके कि ये सिर्फ मेरी खातिर आइनी तरमीम की जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की थी तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने बड़ी छलांगें लगाई थी, कलाबाजियाँ लगाई थी कि देखें जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी बड़ी हेडलाइनें भी लगी थी, मगर फिर शाम तक जब ये प्रेस रिलीज़ आई तो इन तमाम छलांगें लगाने वाले सर्कस के इन खिलाड़ियों के मुँह लटके हुए थे और जो दूसरों को ताने दे रहे थे कि उनकी एक्सटेंशन की खबरें गलत चल रही हैं, वो मुंह दिखाने के काबिल किसी को नहीं थे। सबसे पहले असनाद मलिक साहब, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ये प्रेस रिलीज़ देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह वो दबाव था और वो वक्त की कमी थी कि जिसमें हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी उस पर दबाव था हुकूमत पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उसके बाद ख़बरें चलीं और जो कवरेज आई टीवी पे, अखबारात पे, हालांकि हमने तो क्लियर किया था, हमारे साथ अदील सरफराज थे और उन्होंने सही बताया था कि जी जब ये सवाल किया गया कि अगर सारे जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मुझे कल का आप बताएं कि मैं ज़िंदा रहूँगा। तो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के हवाले से तो उन्हें पता है कि ज़िंदा रहना है। इधर वो उन्होंने सवाल ये जवाब दिया था कि जी मुझे क्या ये कल का नहीं मालूम कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, ये सवाल यानी टाल दिया था, टाल दिया था, क्लियर जवाब और उस नहीं वक्त ही दिया हमने जानबूझ के। उस वक्त ही हमने कह दिया था कि जी ये इस तरह का मामला नहीं है। एक बात जो उन्होंने की है कि ऑफ द रिकॉर्ड एक बात थी, इनफॉर्मल डिस्कशन, उसको चलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये बात है कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात थी तो वहाँ सहाफ़ियों को ये बात बयान नहीं करनी चाहिए थी। अगर काजी साहब ने ये बात की कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात अब जजेस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है काम है, हमारे लिए भी, क्योंकि हर सहाफ़ी जो है उसका यूट्यूब चैनल भी है, उसने एक एक ख़बर एक्सक्लूसिव बनानी है, करना है, जो जो बात वो होगी वो अपनी करेगा। तो काजी साहब को भी वो अपनी तरफ से तो मुहतात आए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन अगले जो जिन्होंने स्विंग करके उसको इतना टिल्ट किया कि जी इनकार ही कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इनकार गया है उसका दूसरी तरफ जो दूसरे इदारे जो सरगर्म थे उन्होंने कहा कि जी हम सरगर्म हैं और आप इनकार कर रहे हैं, तो और फिर डॉन प्रिंट में भी खबर चल गई, तो फिर ये हुआ कि भाई ज़रा इसको तरदीद दे दी है। अब ये है कि बड़ा वाज़ेह हो गया कि काजी साहब जो हैं वो 25 को उन्होंने कम से कम ये दिया कह दिया कि 25-24 अक्टूबर को रिटायरमेंट का जो था ना कि रिटायरमेंट वो घर चले जाएंगे, वो नहीं है, वो नहीं है। और आइनी तरमीम की तवक्को भी है, उम्मीद भी है, क्योंकि उसके बगैर तो हालांकि गैर ज़रूरी तौर पे ये प्रेस स्टेटमेंट सही। जब ये बात कुछ हलकों की तरफ से ये हो रही थी कि गलत रिपोर्ट हुआ है तो खामोशी इख्तियार करते, खामोशी पहले 5 महीने खामोशी रही, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कहा गया होगा कि भाई ये करें। बहरहाल मैं एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो आफ्टर रिकॉर्ड का एक ड्रामा होता है, मैं इसको ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे सरकारी अफसरान और एहलकार जो हैं वो जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे जब 10-12 सहाफ़ी खड़े हों तो बस एक मुंह से कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते कुछ नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस इंफॉर्मेशन को
ऑफ द रिकॉर्ड रखना काजी साहब का मकसद था, क्योंकि चीफ जस्टिस का क्या काम है कि अगर वो इनफॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है कोई ऑफ द रिकॉर्ड तो कोई बेचारा सरकारी मुलाजम जो कमज़ोर सा है वो कह देता है कि यार सहाफ़ी भाई आपको ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा नाम ना आए, इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें। एक चीफ जस्टिस का कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि जो आला तरीन ओहदे पे, आइनी ओहदे पे बैठा है, कि वो चोरी छुपे जो है सहाफ़ियों के साथ सरगोशियाँ करे हो कि मेरा ना दसी, मेरी बात नहीं बताना, मेरा नाम ना आए, ऑफ द रिकॉर्ड। ये ऑफ द रिकॉर्ड जेब नहीं देता आइनी ओहदेदारों को, और ख़ास तौर पे जजों को, मुंसफ़ों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को। तो पहली बात तो ये ऑफ द रिकॉर्ड का जो प्रिविलेज है ये जजों को तो होना ही नहीं चाहिए। और जजेस को हमेशा वो बात करनी चाहिए कि जिस पे बाद में उन्हें पशेमान ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। जजेस बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ बात भी करते हैं और फैसले भी देते हैं। ये और बात है कि काजी साहब के चंद फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए वजाहतें दी गई और उसके बाद फिर फैसले बदल भी दिए गए। तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ये अब कहते हैं कि हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की। ऑफ द रिकॉर्ड बात करने का प्रिविलेज मेरे ख्याल में आइनी अहदेदारों के पास नहीं होना चाहिए। बेचारे कमज़ोर सरकारी मुलाजमों के लिए होता है कि उनकी नौकरी चली जाती है, तो शायद इसमें उनकी एक्सटेंशन जाने का ख़तरा था, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि कहीं मेरी एक्सटेंशन ना चली जाए, तो इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड। तो साकिब बशीर साहब, क्विकली आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन थी, तो क्या पूरी की पूरी कन्वर्सेशन ऑफ द रिकॉर्ड थी, या आपके नज़दीक चीफ जस्टिस भी चाहते थे कि कुछ बातें वो कन्वे करें और कुछ उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की? तो जिस इंटरव्यू में कोई जज साहब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ऑफ द रिकॉर्ड क्या होगा? नहीं, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस तरह जजेस जब बात करते हैं तो उसमें वो फॉर एग्जांपल जो आपका पॉइंट है उससे मैं थोड़ा सा साइड पे जाऊंगा। वो कह देते हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ये हो नहीं सकता कि वो कहें ऑफ द रिकॉर्ड है, वो जो हर है जुमले के वो जो है वो हर जुमले के ऊपर वो रिपोर्ट हो जाए। कल भी ये मतलब बताया गया है कि कल कुछ स्पेसिफिकली भी कुछ जुमले थे, उन्होंने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड वो रिपोर्ट नहीं हुए। वो रिपोर्ट नहीं हुए। तो ये चीज़ तो फिर दूसरी बात ये है कि जो वजाहती प्रेस रिलीज़ है, बेहतर होता कि प्रेस रिलीज़ में लंबी चौड़ी कहानी जो है लिखने की बजाय सीधा लिखते कि 25 अक्टूबर को मैं जो है वो रिटायरमेंट हो रही है, अगर रिटायरमेंट ना भी हुई हर दूसरे तीसरे चौथे सूरत में मैं घर जाऊंगा, 25 अक्टूबर मेरा आखिरी दिन होगा। बेहतर होता कि एक लाइन लिखी जाती। फिर दूसरी जो बात है, नजम सेठी साहब ने भी एक बात की थी प्रोग्राम में, फिर राना सनावला जो है उन्होंने आज से एक हफ़्ता पहले ये बात की, और यही बात उन्होंने की जो कल मतलब लिखी गई है कि पर्सन स्पेसिफिक का जो है वो एक झांसा दिया गया था, तो पर्सन स्पेसिफिक तो उन्होंने इनकार कर दिया। जो रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हवाले से सवाल पिछले 4 माह से यही कोर्ट रिपोर्टर्स ही कर रहे हैं और सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का कोई जवाब नहीं आया कल की वजाहत में भी। तो राना सनावला जो है उन्होंने भी यही बात की थी और कि वो जो है उस पर राज़ी हैं, लेकिन उसी रोज़ आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारड़ आए और उन्होंने इस तरह जो है बात कर दी। मेरा ये ख्याल है कि जो अब मामला जो है वो आइनी तरमीम अगर आएगी तो फिर कल का जो वजाहती नोट है वो तो सीधा सीधा बता रहा है कि आपने आना ही आना है। फिर नजम सेठी साहब ने तो ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस तरह करें कि ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से लगे ना, असल में ये है, लेकिन लगे ना, लगे ना, ये मुझे तो यही, और जो नजम सेठी ने जो बात की थी और वही हो रहा है जो उन्होंने कहा। सारी बात है, उनके राब्ते चिड़िया बड़े मुतहरक हैं। अच्छा सोहेल रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोशिशें हो रही हैं ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को इतना एतमाद कहाँ से आ गया है कि उनकी एक्सटेंशन का इम्कान मौजूद है, और जिसके लिए उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज़ दे मारी? देखें, आप प्रेस रिलीज़ के लिए तो शुक्रगुजार हूँ उनका कि अब आप 100% कन्विक्शन से कह सकते हैं कि हमारी खबरें किसी अफवाह पर मबनी नहीं थी। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का एलामिया आपको बता रहा है कि सेवरल मंथ्स अगो, ये बड़ा अहम जुमला है, सेवरल मंथ्स अगो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उनके चैम्बर में आए थे और वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल फिक्स करना चाह रहे हैं, जिससे यानी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के 2 साल मज़ीद मिलेंगे। तो मैंने कहा जी पर्सन स्पेसिफिक मैं नहीं लूँगा, ये अब उसमें आया है। 42 लाइन्स का ये एलामिया है वजाती, और इस पूरे में मैं पढ़ के ये ढूंढ रहा था कि तरदीद किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी ही चली हुई हैं। तो मेरी नज़र तो इस पर ठहरी जी कि ये पर्सन स्पेसिफिक हमने नहीं लिखा, तो शायद ये उस पर है। ठीक है, तो अब जब आप सवाल जो पूछ रहे हैं जी कि ये हो जाएगा या नहीं, तो अब जब गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने करना है, इस कोशिश में लगे हुए, और उसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट एलामिया कर रहा है कि आके ये चैम्बर में ऑफर हुई है। अब इसमें सवाल एक और इमर्ज होता है कि चैम्बर में जब ऑफर हुई और वहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि मेरे साथ जस्टिस मंसूर अली साहब भी मौजूद थे, बाद में ये दोनों साहिबान मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, जिससे एक को भी पता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हमने आइनी तरमीम करनी है,
तो नंबर उसके पूरे हुए तो मुझे फ़ायदा होगा, और दूसरे साहब को भी विद ड्यू रिस्पेक्ट जैसे मसूद निशा। पता चल चुका है कि अगर नंबर उधर चले गए तो ये तरमीम आएगी जिससे मैं डिले होऊंगा। यानी कि तो गवर्नमेंट उसके ने बाद एक आप ये किस्म बेंच का देखें। गवर्नमेंट ने एक किस्म के गाजर लटका दी, यही हुआ उसका ना, तो लालच नुकसान- दे दी और नुकसान गया ना। सारी सुप्रीम कोर्ट को। तो नुकसान तो हो गया ना फिर गवर्नमेंट को, गाजर लटका के फिर आप जिन्हें खा दिया गाजर टेट उन्होंने लेकिन वो फिर जजों ने उसकी मूली बना दी। अच्छा एनीवे, ये बताएं कि आपके ख्याल में अब अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर चीफ जस्टिस साहब की इस प्रेस रिलीज़ को क्या समझा जाएगा? वो कहें कि मैंने तो तब भी कहा था कि आखिर में लिखा हुआ है ना कि शख्सियात को खाम खा तरजीह दी गई, इदारे अहम है, तो वो तब भी आप कहेंगे ये कि कहना देखिए चाह रहे हैं हम कि चीफ जस्टिस ने इस प्रेस रिलीज के जरिए वाजे गुंजाइश कर अब भी दिया रखी गई है। कि 3 साल की मुद्दत मुझे चाहिए, 1.5 साल की नहीं। तो गुंजाइश अब भी रखी गई ठीक है। गुंजाइश अब भी रखी गई है कि पर्सन स्पेसिफिक मैंने कहा था कि मैंने लेनी है, उसको कल कह देंगे हाँ मैंने इनकार किया था, मतलब मैंने ये तो लिख के भी इनकार किया आप था। ये कह रहे हैं कि चीफ साहब ने जो है ना वो पानी का देगचा जो है चूल्हे पे रखा हुआ है, अगर ठीक है, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, वरना चाय बना के पी लेंगे। देखें आप क्या मतलब दें इसको। देखे वही उन्होंने धीमी आंच पे रखा हुआ है, हाँ, ठीक है, और उन्होंने हुकूमत को मौका दिया हुआ है कि अगर आप पत्ती ले आए 25 अक्टूबर से पहले पहले तो चाय बन जाएगी हमारी, चाय बन जाएगी, ठीक है, वरना काम ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन आप ये देखिए मती भाई कि पर्सन स्पेसिफिक वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। अगर आप उनकी तरफ जी देख जी के बात अगर करें ना। अगर आप इस आईनी तरमीम को देखें तरफ? कि कैमरे जिसमें की हाँ कि जिसमें एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के भी रिटायरमेंट की एज अगर 68 पे जाती है तो उसके भी इमीडिएट बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस कादी फैज ही होंगे। तो क्या वो पर्सन स्पेसिफिक फ़ायदा नहीं होगा? ठीक है, तो ये आप अल्फाज के साथ जितनी मर्जी जगादरी कर लें, लेकिन मामला तो वही है ना कि आप नहीं 25 अक्टूबर को घर जाना चाहते। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब वो मैं सुहेल से एग्री करता हूँ, हमें चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये प्रेस रिलीज दिलवा के हसरात भाई की खबरों की तस्दीक की, और जिन खबरों पर रिलाय करके हम भी काफ़ी अरसे से तजिए सब कुछ कर रहे थे उनकी उन्होंने तस्दीक की। हाँ, उन लोगों के लिए मुझे ज़रूर हमदर्दी है जो इतने अरसे से हमें झूठा 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 कह रहे थे, और अब वो कह रहे हैं लेकिन अब हम कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अब उनको एक्सटेंशन लेनी चाहिए। तो मुझे उन लोगों के लिए ज़रा थोड़ी सी हमदर्दी हो रही है। चलें जी, वो वैसे हमदर्दी के काबिल तो नहीं है, मगर फिर भी। अब तीसरा अहम मौजू जो है, हमारे फ़ौज के तर्जमान तो बड़े मशहूर हैं, वो कई कई घंटे वर्दी में खड़े होके पूरी दुनिया से पाकिस्तान की सरमाकारी के माहौल के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी जमहूरियत है और सरमाकारी के लिए माहौल बड़ा साजगार है, SIFC की बड़ी कारकर्दगी है। तो ज़ाहिर बात है जब दुनिया के लोग बावर्दी फ़ौज के तर्जमान से सरमाकारी के बारे में बातें सुनते हैं तो बहुत राग़िब भी होते हैं, और शायद इसीलिए अब $1 बिलियन के लिए हमें अपने चंद 2-3 दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ता है। तो बहरहाल अभी हाल ही में इन फ़ौजी तर्जमान ने सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट हैं उनसे मुलाकात की है, और ये जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सुनने में ये आया है, और बल्कि आपसे ही हम ये सुन रहे थे आपके व्लॉग में भी, कि उनको कहा गया है कि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं आप सब लोग जो हैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं हैं। अच्छा, अब ये खबरें तो हम जैसों के लिए भी बड़ी परेशान कुन है कि जो वहाँ पे हैं तो वो नहीं हैं, और जिनको बुलाया ही नहीं गया तो उनका क्या कसूर है। तो ये क्या हुआ क्या उस सारी मुलाकात में? देखिए, मेरी उस मुलाकात के बारे में जो मेरे पास खबर है, मेरी नज़र में उसकी असल जो हासिल कलाम है वो वही है कि जो DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं, उन्होंने कम से कम वहाँ पर बैठे हुए जो 20 से 40 जो यूट्यूबर और दीगर सहाफ़ी थे, उनको उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया कि आप कम से कम डिजिटल दहशतगर्द नहीं। उनको NOC मिल गया। उनको NOC मिल गया, और ये उन्होंने बैठते सार पहला ऐलान ही ये किया, ताकि उन्होंने कहा कि ये जो लोग बैठे हुए परेशान ना हो, उसके बाद ज़रा खुशगवार माहौल में चले। पहले तो बेचारे सारे सस्पेंस में होंगे कि हमारे साथ क्या होने हाँ, लगा। वही ना, पहले तो सहमे हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, आप क्लियर है। हाँ, आप लोग क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर मालूम नहीं, अब वो मैंने तो अपने वो तशव्वुर में तसव्वुर से इमेजिन करने की कोशिश की कि हो सकता है बेचारे वो वाले जो सहाफ़ी हैं वो एक दूसरे के गले भी लग के रोए हों कि हम क्लियर हो गए, हम क्लियर हो गए। अच्छा। ठीक है, तो खैर एनीवे, तो वो उन्होंने एक तो पहले ये कहा कि जी आप लोग डिजिटल दहशतगर्दी हैं। मैं अगर आप कहते तो उनके नाम भी बता दूं जो जो लोग वहाँ पर थे। आप बताएं, वो तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, या चलें वो हसनात साहब कह रहे हैं रहने दे, वरना इन पे इल्ज़ाम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, उसके बाद बाज़ जो जिन लोगों के नाम क्लियर हो गए थे वहाँ पर बैठे हुए, तो उनमें से बाज़ लोगों ने खड़े होके, एक जो व्लॉगर थे उन्होंने खड़े होके अली मीन गंडापुर साहब की काफ़ी शिकायतें लगाई। बहुत बरहम थे वो कि अली मीन गंडापुर ने कैसे ये तकरीर की, इदारा कैसे चलेगा अगर ये सब कुछ होगा, मुल्क कैसे आप चलाएंगे अगर ऐसा शख्स आप चीफ मिनिस्टर बनने देंगे और वो शख्स ये कह देगा वो कह देगा। तो उस पर DGSPR ने उन्हें कहा कि देखें, हम
अली अमीन गंडापुर के साथ हमारे अच्छे रवाबित थे, लेकिन अब हम सियासतदानों को लिख के तो नहीं ना देते कि उन्होंने जलसे में क्या जाकर तकरीर करनी है, और ये सियासतदान बहुत तेज़ होते हैं, ये तो हमें जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर देते हैं हम। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको आइडिया नहीं है, ये देखे ना भुट्टो फैमिली उसकी चौथी नस्ल सियासत में है, अब उनको हम सियासत सिखाएंगे। अब शरीफ फैमिली उसकी दूसरी तीसरी नस्ल सियासत में, उनको हम सियासत सिखाएंगे। मौलाना फजल रहमान उनकी तीसरी नस्ल सियासत में, उनको हम सियासत सिखाएंगे। तो ये सब लोग जानते हैं असल मसला ये है इन सियासतदानों के साथ कि जब ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो इनको एक आसान हल मिल जाता है, फ़ौज के दायरे पर अटैक कर देते हैं। पहले कोई था वो कहता था ईंट से ईंट बजा देंगे, अब जो है वो कहते हैं जी अपना इदारा ठीक करो। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। असद साहब, अगर आपको बुलाया जाता तो आप भी ना तो नहीं कर सकते? नहीं, मैं नहीं जाता। अच्छा, दिस इज़ नॉट लाइक, आप अगर करनी है ऑन रिकॉर्ड कोई मुलाकात करें, ठीक है, उसमें पता हो हमें किस सिलसिले में मुलाकात हो रही है, ठीक है, कोई इशू चल रहा है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर कोई सर्टन ब्रीफिंग है, वो ऑन रिकॉर्ड है, हम हाजिर हैं। लेकिन ये खुफिया मुलाकातें, और वो भी इदारों के तर्जमानों से, ये मुझे नहीं कम समझ आती। बहरहाल अगर तर्जमान नहीं बुलाते तो हमें फिर भी गिला होता है। बट एनीवे, असनाद साहब, क्या अगर आपको दावत मिलती तो आप जाते हैं? देखिए, हमारी तो बीट सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट में हमारी बड़ी शरीफाना बीट है। शरीफाना बीट है ना, और उसमें भी आपने कदगन लगाई हुई है कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है कि जज मिले, लेकिन साफियों के नहीं, कदगन नहीं होती, वो वैसे एक राय है मेरी कि नहीं मिलना चाहिए साफियों के जजों से। तो उसके अलावा अब मेरा ख्याल है कि तरतीब सीधी कर लो, जजों को साफियों से नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, हमारी तरतीब भी सही नहीं है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, मुलाकातें रहनी चाहिए, मुलाकातें कोई इशू नहीं है। और वहाँ कभी हुई है आपकी? नहीं, वो आपकी ही, क्योंकि आपसे ही हमें मिलके, नहीं आपके साथ रह के कौन मिलेगा हमारे अच्छा, साथ, तो आप मेरे पे डाल दें। आपके अच्छा, साथ anyway, मिलके तो अच्छा। फिर हमें कौन, अच्छा, हमें ये डिजिटल बताएं कि अगर ये गुफ्तगू हुई भी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के लोग बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में फ़ौज के तर्जुमान को जो उन्होंने बातें की हैं, क्या वो उनको करनी चाहिए थी? क्या वो सियासी सरगर्मी के ज़ुमरे में आती हैं देखिए, बातें? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें तो इनकी चलती रहती हैं। जो दूसरे डिफेंस के बीट रिपोर्टर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होती हैं। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ज़रा डिजिटल मीडिया के लोगों से मुलाकातें कर लें, तो खैर वो मुलाकात करके उसका वो अब ख़बरें भी सारी आ गई हैं सामने, जो कुछ आया है। और ये चीज़ जो है वो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही होता है जो उधर है। और मेन मकसद जो मुझे लगा है वो ये है कि डिजिटल जो सोशल मीडिया है वहाँ कम से कम जो एक एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं उनका सुना जाए। और अब देखते हैं कि क्या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग गए हैं कितना वो उस चीज़ से देखें, माजी में भी हमें 5th जनरेशन वारफेयर के बारे में बता के बहुत कुछ समझाया गया, पढ़ाया गया, और फिर उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं कि 5th जनरेशन वारफेयर की जो तैयारियां कर रहे थे, फिर वो 9 मई आ गया, और ये जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया था 5th जनरेशन के लिए, वही उनके गले पड़ गए। ठीक है, तो अब ये किसको तैयार कर रहे हैं सोहेल रशीद साहब? आपके ख्याल में अब जो स्ट्रेटजी है, अब ये कोई छठी नस्ल वाली हाइब्रिड 2 नस्ली जंग का कोई तैयारियां हो रही हैं, और फिर ये हमारे गले तो नहीं पड़ जाएगी? देखें, ये इस पे मेरा ख्याल है, हम चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो स्पेकुलेशन ही हो सकती है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि एक अगर तर्जुमान एक इदारे के डिक्लेयर्ड हैं और उनका काम ही मीडिया से इंटरेक्ट करना है, तो उन्होंने अगर डिजिटल मीडिया वालों को भी अब काउंट करना शुरू कर दिया। और जो मुझे पता चला कि वहाँ किसी ने पूछा था कि जी आप यहाँ लोगों को कहा जाता है कि डिजिटल टेररिस्ट, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हमारी नज़र में तो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो वो मतलब क्लीन चिट साहब के लिए है कोई परेशान। अच्छा, हाँ जी, तो वो मतलब ऐसा नहीं था, मुझे ये पता चला बहरहाल किसी से। तो शायद वो जो इंटरेक्शन माजी में 5th जनरेशन वारफेयर जो तैयार की गई थी, उसका क्या नतीजा निकला था? और अब भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी कोशिश हो रही है, नई जनरेशन तैयार की जा रही है? मेरा ख्याल है अभी तो बहुत प्री मैच्योर होगा इस पे बात करना, क्योंकि अभी तो एक खाली चीज़ सामने आई है कि एक मीटिंग हुई है और एक वो इस तरह की कोई चीज़ हुई लेकिन है। इसको खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है? कहाँ खुफिया रही है, आप बात कर रहे हैं लेकिन तो। सारी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हो रही हैं, और कोई खुल के ऑन द रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो है वो आ रही हैं। वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार आज भी जो प्रेस रिलीज में आया कि ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं और फिर खबरें चल जाती हैं। क्यों जी आसिफ साहब, ऑफ द रिकॉर्ड बातें आपने कभी रिपोर्ट की? देखिए, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं था, तो मेरे लिए तो बातें ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। मैं तो आपने अच्छा, इस पे एक चीज़ जराए से आपने रिपोर्ट? हाँ, मैंने उस मीटिंग के शरीक 2 लोगों से पूरी ज़्यादा से रब्ता करके पूछा, लेकिन कुछ लोग नहीं बता रहे थे सही तरह से, लेकिन 2 लोगों ने
जो तफसीलात बताई मैंने क्रॉस वेरीफाई की इन दोनों से, फिर उसके बाद मैंने वो कर दी मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो उस मीटिंग का शरीक नहीं था, तो मैं तो कमिटेड नहीं था कि वो ऑफ द रिकॉर्ड होने चाहिए। वैसे एक गिला ये आता है कि अगर सहाफ़ी जजों से मिलके खबरें देते हैं तो जर्नलों से मिलके क्यों नहीं दे सकते? ना जजों से मिल के देनी चाहिए, ना जर्नलों से मिल के देनी चाहिए। इन इदारों के अपने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये DGISPR साहब बीट रिपोर्टर से करते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर भी ऊपर PRO साहब बैठे होते हैं ना, शायद कंबोज साहब, ठीक है। तो वो अगर कोई है वो प्रेस रिलीज दे देते हैं, लेकिन ये चैम्बरों में बुला के मुलाकातें करना, दूसरे अपने साथी जजों के गिले करना, ठीक है, और तैयार करना जो जिन लोगों से बुला के मुलाकातें करना कि वो जाके फिर बाहर निकल के उनके खिलाफ वीलॉग करें या ज़राए से कह के रिपोर्ट करें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आईनी जो उनका अहदा है और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये उसके मुनाफी है। मेरी नज़र में जो मैं हमेशा जो कहता हूँ कि जजेस को ना, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ही बोलता हूँ कि मेरी ऑडियंस में जजेस शामिल नहीं है, अगर कोई देख रहा है तो बंद कर दे, क्योंकि हम राय दे रहे हैं, पब्लिक के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। जजेस को मीडिया नहीं देखना चाहिए। नहीं, जजेस से खबरें लेनी चाहिए। जजेस से खबरें क्यों जजेस से लेनी चाहिए? जजेस से जो ओपन कोर्ट में ऑर्डर्स दें वो काफ़ी हैं। जजेस से खबरें क्या लेनी है हमने? मतलब ये कोई हाउस ऑफ कार्ड्स है जिधर अंदर पॉलिटिक्स चल रही है तो जाके जी फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। यहाँ से तो सिर्फ जजमेंट्स आनी चाहिए, वो रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट कर रहा है कि जुडिशल पॉलिटिक्स जो एक टर्मिनोलॉजी बन चुकी है, सहाफ़ी भी इस्तेमाल उसके असरात नज़र आते हैं। बिल्कुल, सहाफ़ियों के ज़रिए ही तो सारी चीज़ जा रही है, ठीक है। और कहाँ से हो रही है। लेकिन सारे नहीं हैं, आप सारे जैसे भी हैं जो कि नहीं मिलना चाहते। अब पता नहीं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये कहना, क्योंकि एक वक्त ज़रूर था बहुत शुरू में हमारे करियर के कि जब जजेस से मुलाकात होती थी, मगर मेरे ख्याल में 15-16 साल पहले थोड़ा सा ये इदराक हो गया था कि यहाँ से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। जब जजेस सरगोशियाँ करने लगें, जब जजेस ऑफ द रिकॉर्ड ज़्यादा चैलेंज है। आप जब मिलेंगे, जिस तरह की आप वो काजी साहब कह रहे हैं कि एक इनफॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड बात थी और वो बाहर निकली, और जब भी कोई ऐसी तकरीब हुई है उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट आई है। आपको याद होगा कि एक उमरता बंदयाल साहब के दौर में कहा गया कि जी काजी फैसल साहब ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी बनी, काजी फैसल ने फिर उस वक्त भी एक जो है वो प्रेस स्टेटमेंट जारी की थी। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए भी कि प्रेस की तकरीबात जो हैं वहाँ भी सलाम दुआ से मेरा ख्याल है कि सहाफ़ियों पे भी थोड़ी बहुत एक बात जाती है कि जहाँ अगर कोई तकरीब है, जहाँ कोई चाय पानी के लिए कोई साथ कोई जज खड़ा हो गया है, तो वहाँ वो बात ज़रा वो भी ज़रा उसको इतना बड़ा इशू को यानी ब्रेकिंग बना के ना बने। लेकिन बहुत से जजेस हैं जो सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात नहीं देते, और जो देते हैं तो वो शायद चाहते हैं कि भाई ये जवाब लोगों तक पहुँचें, अदरवाइज़ बहुत से जजेस तो कमेंट ही नहीं करते, और जो करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, वो तो फिर यहाँ पे बाहर आके मोबाइल कैमरे के सामने भी आके कहते हैं कि अगर लियाकत चट्टा के पास कोई सबूत है तो पेश करे, ये सारे झूठे इल्ज़ाम हैं। तो देने वाले हैं तो इंटरव्यू भी देते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड का जो लफ्ज़ है वो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ड है और उसका सबसे ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सिर्फ एक सहाफ़ी और एक सोर्स के बीच होती है। जो मजमा लगा के ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वो बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, वो आपकी जहन साजी कर रहे होते हैं, आपको डरा रहे होते हैं, कम्युनिटी के तौर पे बता रहे होते हैं कि आपने ये नहीं करना, और ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या कैपेसिटी है, हम किस हद तक जा सकते हैं। ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नहीं होती। गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड सिर्फ एक सहाफ़ी और एक सोर्स के बीच में होती है, बाकी सब ऑफ द रिकॉर्ड धमकियाँ होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बहरहाल ये मामला तो चलता रहेगा, आने वाले दिन बड़े एक्साइटिंग होंगे। अब देखना ये है कि जो तफसीली फ़ैसला मखसूस नशस्तों के केस में आना है वो कब आएगा, और ये जो आइनी पैकेज है अगर पार्लियामेंट में टेबल होता है तो इस आइनी पैकेज में होगा क्या, और फिर जजों की तादाद में अगर पहले इजाफा हो जाता है तो उस आइनी पैकेज के ख़िलाफ़ कोई भी आइनी दरख्वास्त आने की सूरत में जो नई फुल कोर्ट होगी 22 या 23 जजों पर मुश्तमिल, उसमें ताकत का तवाज़न किस तरफ जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।